नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, धारा विद्युत। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा विद्युत परिपथ के घटकों के चिन्ह और उनके उपयोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों विद्युत रोधी और विद्युत चालक। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक या फिर सुचालक भी कहते हैं। और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा का वहन नहीं होता ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कुचालक या फिर विद्युत रोधी। सभी प्रकार के पदार्थों का हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, विद्युत चालक और विद्युत रोधी। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न बनता है, पदार्थ चालक या विद्युत रोधी क्यों होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के गमन करने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पदार्थ कैसे होते हैं, विद्युत के चालक। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो पदार्थ विद्युत धारा के कुछ चालक होते हैं या इन्हें हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। एक प्रश्न और है, हमारा शरीर विद्युत का चालक क्यों होता है? हमारे शरीर में विभवांतर प्रयुक्त करने पर गमन करने वाले धन आवेश और ऋण आवेश होने के कारण हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है या उसे हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। और इसके बाद है बच्चों अपना अगला टॉपिक ओम का नियम, इसका प्रायोगिक सत्यापन करना। तो ये हम प्रैक्टिकल में इसको करेंगे। अब अगला टॉपिक है अपना प्रतिरोधकों का संयोजन। अनेक विद्युत उपकरण ऐसे होते हैं जिनमें हम असंख्य प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। अब इन प्रतिरोधकों को किस तरह से विद्युत परिपथ में जोड़ा जाए? तो विद्युत परिपथ में अलग अलग तरीके से इन्हें जोड़ सकते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोध, अब यहाँ पे आकृति देखेंगे, ये एक विद्युत परिपथ की आकृति है। पिछली बार आपने पढ़ा था तो उसमें केवल एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे इस आकृति में देखेंगे सेल है, चिन्ह से समझ में आ रहा है, कुंजी है। कुंजी का चित्र आपकी बुक में इस आकृति में इस तरह का बना हुआ है। ये भी एक कुंजी है। इसको जब इससे टच करा दिया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और आपने अभी पढ़ा कौन सा है, ये वाला, इसलिए मैंने ये चिन्ह बनाया है यहाँ पर। तो ये कुंजी है। कुंजी कैसी है, बंद कुंजी। और कुंजी जब बंद होती है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर इस तरह से कर दिया जाए तो क्या होगा, खुली कुंजी, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए बंद कुंजी को दिखाया है। ये क्या है, अमीटर। अब यहाँ पे तीन प्रतिरोध है बच्चों, R1, R2 और R3। जिक जिक लाइन से ये दिखाया है, इस तरह की लाइन से। और R1 के ऊपर यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो अब इस परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है सेल में से, ये विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर दिखाई जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मापन किससे किया जा रहा है, अमीटर से। ये विद्युत धारा R1 में जाती है, R2 में जाती है, फिर R3 में जाती है। और इस तरह से ये विद्युत धारा जो है, जितनी भी विद्युत धारा है, जितनी R1 में जा रही है उतनी ही R2 में जा रही है और उतनी ही R3 में जा रही है। यानी विद्युत धारा का मान तीनों में कैसा है, एक समान।
अब यहाँ पे विभवांतर देखेंगे। विभवांतर जो है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। अब चूंकि यहाँ पे प्रतिरोध अलग अलग है तो हर एक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा। माना इसका विभवांतर क्या है V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 है। और तीनों का मिलाकर के, जैसे समझो ये C बिंदु और ये D बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच का कुल विभवांतर है V। तो कुल विभवांतर V बराबर किसके, V1, V2 और इसका क्या होगा V3, इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ये नाम दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, ओम का नियम आप पढ़ चुके हैं। R बराबर V बटे I पढ़ा है ना आपने। R बराबर V बटे I। इस सूत्र के अनुसार हम V का मान ज्ञात करेंगे। तो V का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास सूत्र क्या हो जाता है, V बराबर R I। अब यहाँ पे चूंकि हमने कौन से क्रम में जोड़ा है इसको, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते समय R जो है प्रतिरोध, इन सभी का कुल प्रतिरोध को हम R नाम देंगे। और अलग अलग प्रतिरोध कितना है, R1, R2 और R3। तो कुल प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम का, उसके लिए हम RS ऐसा संकेत लिख देते हैं। S यानी श्रेणी क्रम, सीरीज, सीरीज यानी श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए हम RS लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, या फिर ऐसा लिख देंगे I R S। S छोटा लिखेंगे क्योंकि सीरीज के लिए दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो अब अपने पास सूत्र क्या है, V बराबर, ये टोटल V बराबर क्या है I R S। V1 क्या होगा, सेम यही सूत्र के अनुसार I सब में समान है और R V1 यानी इसका V1, इसका V2 और इसका क्या होगा V3। तो इसका हमें ज्ञात करना है। तो क्या V1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 और ये V2 बराबर I R2। उसी तरह से V3 बराबर क्या आ जाएगा I R3। अब आगे देखते हैं बच्चों, समीकरण 1 में एक से, तो समीकरण 1 से यानी उस समीकरण में ये सभी मान V के रखने पर, तो V का मान रखेंगे। इस V का मान क्या है IRS बराबर V1 क्या है IR1 प्लस V2 का मान क्या है IR2 प्लस V3 IR3। अब बच्चों I को कॉमन ले लेंगे, IRS बराबर, I को बाहर ले लिया, कॉमन हो गया, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास क्या बचा, I को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये I कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा RS बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ। अब अगर बच्चों ये तो 3 प्रतिरोध थे, इसलिए हमने तीनों को जोड़ दिया। अगर प्रतिरोधों की संख्या बहुत हो तो बहुत संख्या के लिए हम n अक्षर का यूज करते हैं। तो अगर प्रतिरोधकों की संख्या n हो, यही सूत्र रहेगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी होंगे उन सभी को जोड़ते जाएंगे और यहाँ लिख देंगे Rn। तो अगर प्रतिरोधकों की संख्या 3 है तो हमारे पास ये सूत्र है, जितने प्रतिरोध होंगे उन सभी को जोड़ते चले जाते हैं। दिए गए प्रतिरोधक अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। प्रतिरोधक अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सभी प्रतिरोधकों में से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जितनी विद्युत धारा इसमें से जाती है उतनी ही विद्युत धारा इसमें से जाती है और उतनी ही विद्युत धारा इसमें से जाती है, यानी सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगला है बच्चों, प्रतिरोधकों का अगर श्रेणी क्रम में संयोजन है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? सभी प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है, जो कि हमने इस सूत्र से देखा। ये क्या है? कुल प्रतिरोध और ये तीनों अलग अलग प्रतिरोध, उन तीनों के योगफल के बराबर होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से कुल प्रतिरोध का मान अधिक होता है। इससे भी अधिक है ये, इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों का योगफल है। प्रतिरोधकों का जब श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तो विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। क्या? कुल विभवांतर। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए मतलब अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए। जैसे यहाँ देखेंगे 3 प्रतिरोध लिए थे हमने और तीनों का योगफल अधिक आ रहा है, यानी प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो जिस विद्युत उपकरण में हमें अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उस स्थान पर हम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? विद्युत चालक और विद्युत रोधी और प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।